हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज रेजोनेंस इफेक्ट। लास्ट लेक्चर तक हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ चुके थे। मतलब हमें लास्ट लेक्चर तक ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं और एक पी ऑर्बिटल कैन बी एम्प्टी, कैन बी पार्शियली फिल्ड एंड कैन बी फुली फिल्ड एंड समटाइम्स इट कैन बी वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो नॉर्मली तीन पैरेलल पी ऑर्बिटल होते हैं तो रेजोनेंस हो जाता है। प्लस हमने ये भी डिस्कस किया था कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो उनमें जनरली ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये रूल नंबर 1 चेक कर लेते थे, कंप्लीट ऑक्टेट। और मैंने बोला था कि ये वाला रूल आप इसलिए याद रखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट ज्यादातर स्टार्ट करो सेकेंड रूल से चेक करना। क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा स्टेबल होगा। बट अगर पाई बॉन्ड्स और ऑक्टेट दोनों कंप्लीट हैं तो इन दैट केस हम देखते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर। हमेशा न्यूट्रल स्ट्रक्चर को चार्ज स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल माना जाता है। बट लेट्स से पाई बॉन्ड भी सेम है और अगर दोनों स्ट्रक्चर चार्ज्ड है यानी उन पे कुछ ना कुछ चार्ज है और ऑक्टेट भी सभी का कंप्लीट है, तो इन दैट केस हम क्या देखते हैं? तो इन दैट केस हम ये देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे और पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। इससे हमें आइडिया लग जाता है। बट लेट्स से ये भी टाई हो जाए, मतलब इसी प्रायोरिटी में सोचना था, तो हम ये देखते थे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्लोज हैं तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता था या कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता था। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा इसलिए रखा है कि हम ऑलरेडी इसे रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो चुका था और ऑर्बिटल की फॉर्म में सोचना बहुत जरूरी है बच्चों। मैं आपको बोलूंगा विजुअलाइज जरूर करना। एंड अगर कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा ड्रॉ कर पा रहा है तो उसने हाथ से वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे। तो रेजोनेंस इफेक्ट को या रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए बेस्ट वे है कि आप कम से कम 10 बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और छोटे से छोटे डाउट को टीचर से कनेक्ट करके क्लियर करें। जिसको जो देखते ही समझ जा रहा है कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा, बच्चे मानो या नहीं मानो उसने ड्रॉ किया हुआ है, चाहे वो कुछ भी कहे। ठीक है, जैसे मेरा इंटरेक्शन रहा है टॉपर से, तो किसी को बताते नहीं है बट दे देमसेल्व्स राइट बिटवीन 5 to 10 टाइम्स। मतलब डिपेंड कर रहा है, किसी को 5 बार में याद हो गया है, किसी को 8 में, किसी को 10। जब भी क्लैरिटी आ जाए तब तक वो उसको ढंग से लिख के देखते हैं या एक एक बात को पूछते जरूर है। मतलब फॉर ग्रांटेड लेके नहीं चलते। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि जो बेंजीन होता है इट हैज सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और it has two hypothetical imaginary structures which are equally contributing because both are neutral and both are equal। तो ये equally contributing होने की वजह से एक ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जो इन सभी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, which is resonance hybrid। तो resonance hybrid is real structure and resonating structures are imaginary or hypothetical। बट ये इंट्रामोलिकुलर परमानेंट फिनोमिना है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। विद रेफरेंस टू बेंजीन अगर हम बात करें, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ईच कार्बन एटम इज सेम। सभी कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, डीलोकलाइजेशन ऑल्सो। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये लूजली हेल्ड है, मीन्स इजीली अवेलेबल, यानी कि इस पे कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा तो वो इजीली अटैक करेगा। तो हम ऑलरेडी ये भी डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल में कि एल्कीन, बेंजीन एंड एल्काइन दीज आर न्यूक्लियोफाइल्स बिकॉज दे हैव लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच आर इजीली अवेलेबल। अब ये खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? लूजली हेल्ड है। एज अ रिजल्ट इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल किसके लिए है? कि जो इलेक्ट्रोफाइल उस पे अटैक करता है। ठीक है, अब अगर हम बात कहें तो हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है? कहीं भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच कर दें, ठीक है,
हम क्या करते हैं, बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच कर देते हैं। लेट से हमने यहाँ अटैच कर दिया फिनॉल, मतलब बेंजीन के साथ OH अटैच हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फिनॉल ग्रुप बोल देते हैं। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉन्जुगेशन की कंडीशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यस, कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या थी कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी ऐसे से कनेक्ट है जिसपे लोन पेयर है। बिकॉज हम समझ चुके थे कि रेजोनेंस में ये जो p ऑर्बिटल होते हैं जो शेयर्ड होते हैं, इसके पैरेलल में, क्योंकि ये p ऑर्बिटल लूजली हेल्ड होते हैं, लूजली हेल्ड होने की वजह से, अब क्लास में लास्ट क्लास के बच्चे पे अगर ध्यान नहीं होगा, वो लूजली हेल्ड है, एकदम से जरा सी नजर हटी इधर उधर इंटरेक्ट कर लेगा 2 मिनट में, तो ऐसे ये होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं, 2 मिनट में इंटरेक्शन हो जाता है साइड में। अब इंटरेक्शन के लिए यहाँ पे अगर ये खुद फिल्ड, तो इसे क्या चाहिए, इंटरेक्शन करना है कैसा भी हो, बस हाफ फील्ड हो, फुल्ली फील्ड हो, या कैसा भी हो। अगर ये हाफ फील्ड हुआ तो ये खुद हाफ फील्ड ऑर्बिटल बना लेगा, अगर ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हुआ तो ये खुद को एम्प्टी कर लेगा, और अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल हुआ तो खुद को फिल्ड कर लेगा। मतलब हम ये समझ गए हैं कि कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड के बाद सिग्मा बॉन्ड से जो एलिमेंट अटैच्ड है वो हाफ फील्ड होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, यानी या लोन पेयर होना चाहिए, या वैकेंट डी ऑर्बिटल समटाइम्स, और वी कैन से एनायन भी हो सकता है, या एम्प्टी ऑर्बिटल। तो कुछ भी है तो कॉन्जुगेशन है, क्योंकि p ऑर्बिटल को हर हाल में इंटरेक्ट करना है ताकि पोटेंशियल एनर्जी कम हो और स्टेबिलिटी गेन हो, राइट। तो ये हम समझ चुके हैं। तो ऐसे ही इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को O से लोन पेयर मिला, एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये फील्ड ऑर्बिटल लेके आ रहा है, तो इधर से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ, यहाँ से एक लोन पेयर कम हुआ तो यानी पॉजिटिव, यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, इधर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, मतलब लोन पेयर, और ये इधर। इसके बाद क्या हुआ, फिर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, और ये लोन पेयर है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ हो जाएगा। इस तरीके से फिर से इस पे क्या होगा, पाई बॉन्ड आएगा और ये नेगेटिव चार्ज, राइट। सेम वे अब फिर कॉन्जुगेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये लोन पेयर डोनेट किया और ये विड्रॉ कर लिया, फिर यहाँ पे ये आ गया इधर नेगेटिव चार्ज विद द लोन पेयर। ठीक है, अब लास्ट में मतलब पाई बॉन्ड तो सबके पास है ही, एंड पॉजिटिव चार्ज है सभी के पास। ठीक है, अब क्या होगा, एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, चलो फिर मैं नीचे ही बना देता हूं। तो देखो यहां पे ध्यान से, एक लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, और उस फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में क्या फर्क होगा, बेंजीन के अंदर पाई पोजीशन का, इधर पाई बॉन्ड इधर है और इधर है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर अलग माने जाएंगे। तो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए, क्योंकि ये पांचों रेजोनेंस क्या है, हाइपोथेटिकल है, तो अंदर सर्कुलेट हो रहा है नेगेटिव और ऊपर है पॉजिटिव। ठीक है, लाइक दिस। ओके, तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रियल है, और ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है। तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर जो कभी बनाया ही नहीं जा सकता, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पूछना क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन ये तोड़ भी जेई ने 2015 में निकाल लिया था। ठीक है, तो आप देखेंगे किसी भी स्टैंडर्ड जगह पे अभी तक, मतलब जेई ने जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी पूछा है तो ऐसे फिनॉल कंपाउंड देके नहीं पूछे। ठीक है, क्योंकि जो चीज इमेजिनरी है उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे पूछ सकते हैं। मैं एक इमेजिनरी चीज लिख के कैसे कह दूं कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का कभी भी, अभी तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपसे जैसे बोलूंगा कि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर जरूर ड्रॉ करना, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है, आपको 5 से 10 बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ जरूर करना है, और ड्रॉ करने के बाद आप सभी समझ जाओगे कि जैसे फिनॉल है
अगर ऐसे ही यहाँ पे NH2 तो स्ट्रक्चर विल बी सेम। तो जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, मतलब इसके भी 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगे। तो देखो एक ही बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आइडिया लग जाता है कि 5 स्ट्रक्चर होंगे। तो ऐसे ही आप सभी के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे तो धीरे धीरे ये भी आइडिया लग जाएगा कि किसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे इसको। ओके, तो देखो जरा यहां पर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्ट्रक्चर में जब लोन पेयर डोनेट होगा तो बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो लोन पेयर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ लास्ट में मिलेगा। तो देखो सेम कंडीशंस हैं, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा लोन पेयर होता है, और इसने डोनेट कर दिया तो इधर हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी कि ये तो क्लियर है कि NH2+ होगा। फिर ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो ये विड्रॉ कर देगा, यहाँ आ जाएगा माइनस विद लोन पेयर। फिर दोबारा से क्या होगा, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और ये विड्रॉ करेगा। हो सके तो मेरे साथ ही अभी ड्रॉ कर लो, स्क्रीन रोक के और वेरीफाई कर लो, ठीक है, ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। सर जब खुद से ड्रॉ करते हैं तो दिक्कत आती है, खुद से ड्रॉ करो, जो गलती है यहाँ पे क्लियर कर लो। फिर उसके बाद कुछ भी काम बाद में नहीं छोड़ना चाहिए। फिर यहाँ पे आ गया, तो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। ऐसे ही फिनॉल के भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। नाउ बेंजीन में रेजोनेंस था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी कार्बन पे सेम थी, लेकिन जब OH ग्रुप लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी भी सभी कार्बन पे है, बट कंपैरेटिवली ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। यानी कि बेंजीन पे जब OH ग्रुप नहीं था तब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन OH ग्रुप लगने से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग फिनॉल के केस में बढ़ गई। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना। बेंजीन में जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेट्स से दैट वैल्यू इज x, तो बेंजीन पे जब OH ग्रुप लग गया, यानी फिनॉल के केस में बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन x हो गई। और उसमें भी मजेदार बात सुनो, बेंजीन में हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम थी 6 कार्बन, लेकिन जब बेंजीन पे OH लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो कितनी अमेजिंग बात है, यानी कि अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मेटा पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। कि बेंजीन में रेजोनेंस था, लेकिन एक ग्रुप अटैच हुआ जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब दिमाग में आता है, क्या हर बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कुछ और भी चेंजेस हो सकते हैं क्या? तो देखो ये तो ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेट्स से एक और ग्रुप ड्रॉ करते हैं, है ना। तो हमने ड्रॉ किया सबसे पहले ये नाइट्रोबेंजीन, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर में क्लास में जैसे ही ड्रॉ करता हूं तुरंत एक अच्छा बच्चा, मतलब देखो सारे अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, बस जब मैं अच्छा बच्चा वर्ड यूज करूं समझो अलर्ट है इस टाइम, उसका ध्यान रील पे या इधर उधर के इंटरेक्शन पे क्लास में नहीं है। नहीं तो सब बच्चे अच्छे होते हैं, ये एक बहुत अच्छे टीचर ने प्रूव भी किया हुआ है, हंगेरियन टीचर ने, आप गूगल कर सकते हैं कि एवरी चाइल्ड इज जीनियस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ प्लस और इधर माइनस। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर आपने मुझे बोला है कि एडजेसेंट एटम पे प्लस माइनस नहीं आ सकते, तो मैं कहा सही बात है बच्चे, तो सर यहाँ क्यों बना दिया? तो यहाँ पे ये रूल है कि ठीक है आप मान लो कि ये बॉन्ड बना देते हैं, तो आप बताओ अगर मैं इधर बॉन्ड बना देता हूं तो क्या वो वैलिड होगा? सोचो। तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपके सामने ही ये स्ट्रक्चर बना देता हूं और आपसे पूछता हूं कि बताओ बच्चों क्या ये वैलिड है? तो ऑब्वियसली ये वैलिड नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्लास का बच्चा जो है वो बोल रहा है ठीक है सर यू आर राइट। यानी कि प्लस माइनस तब आएंगे, मतलब अब पूरी क्लास में सभी बच्चे समझ गए, जो सभी, यानी प्लस माइनस जब आएगा उस टाइम बॉन्ड नहीं बन पाएगा, अगर बॉन्ड बना तो प्लस माइनस नहीं आएगा। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद क्या हुआ,
कि अब फिर एक और मैंने सभी क्लास से पूछा कि सब, पहले तो मैं यही पूछता हूँ क्लास में, क्या तुम जाग रहे हो? तो सब बच्चे जवाब देते हैं सोते हुए भी जाग के चलते हैं फटाफट, सर जाग रहा हूँ मैं, क्योंकि केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, फिर टीचर भी ऐसा हो तो उसके बाद थोड़ा सा हो ही जाता है। तो इसलिए मैं जरूर पूछता हूँ क्या जाग रहे हो, कहते हैं हाँ। तो मैं बोलता हूँ अच्छा बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तुरंत सब बोल देते हैं अरे ये रहा फिनॉल 5, ये रहा एनिलीन 5, तो ये भी 5। तो मैं बोलता हूँ यहाँ थोड़ा सा सरप्राइज है, यहाँ पे तुम एक चीज मिस कर गए। क्या हम मिस कर गए? क्या कि ये भी आपस में रेजोनेंस शो कर सकता है, ये भी कंडीशन है कॉन्जुगेशन की। ये नेगेटिव ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये विड्रॉ कर सकता है। एक रेजोनेंस ये भी हो सकता है, ठीक है। अब ये लिखते ही सभी का आंसर जल्दी से आ जाता है, क्या कि 6, कि सर 6 है। यस, अब सही है। कितने स्ट्रक्चर होंगे? 6। फिर सोचते हैं क्या हम ये स्ट्रक्चर बना पाएंगे, ये 6, ठीक है, क्या हम इसको ड्रॉ कर पाएंगे? तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। 2, 3, 4, 5 और 6। फिर मुझे स्क्रीन पे भी देख लेना चाहिए कि क्या ये दिख रहे हैं। 1 2 3 4 5। अच्छा एक यहाँ बन गया है तो उसकी नीड होगी नहीं, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है। अब होगा जो भी होगा विद इन रिंग होगा, जो भी होगा विद इन रिंग, ठीक है। तो फटाफट कैंसिल कर देते हैं। और देखो अब इजी भी है बनाना। कैसे? हमने आपको ये बताया था कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब देखो पाई सिग्मा पाई है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे आएगा तो इधर माइनस और इधर प्लस। तो जनरली जब पहली बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना तो ऐसे 2 + 2 - देके घबरा जाते, घबराना नहीं है। रेजोनेंस का एक और रूल है, वैलिड स्ट्रक्चर हैव सेम ओवरऑल चार्ज। हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे ओवरऑल चार्ज सेम होगा। जैसे यहां नाइट्रोबेंजीन पे ओवरऑल चार्ज 0 है, यहां भी +1 -1 0 है, यहां +2 -2 0, ठीक है। अब इधर प्लस आ गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बॉन्ड टूटेगा बॉन्ड बनेगा, तो इधर आ गया प्लस। फिर उसके बाद दोबारा क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर इधर क्या आ गया, प्लस। फिर अब प्लस ऑलवेज अट्रैक्ट माइनस, तो फिर क्या होगा, ये अब यहां पे क्या करेगा, प्लस को क्या चाहिए, माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे वापस ऐसे ले सकता है क्या? यानी कि मैंने कुछ मिस्टेक की है। यस, मिस्टेक ये की कि बॉन्ड बना कैसे दिया मैंने, ठीक है। तो यहां माइनस था और यहां माइनस, ठीक है। अब कहानी फिट बैठ रही है ना, प्लस अट्रैक्ट माइनस। मैं वही कह रहा, माइनस कहां गया, इसने डोनेट किया यहां पर, ठीक है। और फिर वही क्या कहते हैं, जब ये बॉन्ड थे तो कॉपी करने में यही गलती हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स, प्रिंटिंग मिस्टेक्स। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये प्रिंटिंग एरर था, इससे घबराना नहीं बिल्कुल भी। अब उसके बाद क्या होगा, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, जो मैं जब से कह रहा हूं। तो प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट किया और ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स नाइट्रोबेंजीन हैज? 6। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और इस बात को हमेशा याद रखना, बेंजीन में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी कार्बन पे सेम थी, लेकिन OH ग्रुप से लगने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई, ऑर्थो और पैरा पे कंपैरेटिवली हाई हो गई। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग इंक्रीज। ध्यान से सुनना मेरी बात, बेंजीन रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसके बाद अगर हम बात करें एनिलीन, एनिलीन में भी ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है और ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा बढ़ी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ गई, मेटा पे भी है बट ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है। अब आप खुद सोचो, आपको किसी पे अटैक करना है, एक के पास 10 लाख रुपए, एक के पास 5 लाख रुपए, किस पे अटैक करना है? इस पे 10 लाख है। ऐसे इलेक्ट्रोफाइल है, वो भी सोचता है जीवन में जब पाप करना ही है तो ऐसा किया जाए जिससे अपना पुण्य हो, तो वो उस पर अटैक करता है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो।
तो वो अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पे। लेकिन अब सुनो, यहां बेंजीन पे, ठीक है, यहां बेंजीन पे ऐसा ग्रुप अटैच है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑर्थो और पैरा पे आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऑर्थो और पैरा से जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया, ऑर्थो एंड पैरा से। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हुई, ध्यान से सुनना मेरी बात। इस बेंजीन में जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, नाइट्रो ने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचा, जिसकी वजह से ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हुई, और रिलेटिवली हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी ऑर्थो और पैरा पे कम थी। यानी कि अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो कहां करेगा, मेटा। कहां अटैक करेगा, मेटा में। तो अब बेंजीन नॉर्मल था रेजोनेंस में, लेकिन उस पर कोई ग्रुप लगा, उसकी वजह से बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी हुई और ज्यादा भी हुई। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये रेजोनेंस इफेक्ट सुन के कभी कभी मजा नहीं आता, तो हम बच्चों को डराने के लिए थोड़ा और भयंकर नाम ले लेते हैं, ठीक है। एंड दिस भयंकर नाम इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप चाहे रेजोनेंस इफेक्ट बोलिए या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलिए, बात तो एक ही है, ठीक है। बात क्या है, एक, ओके, कि ये प्रभाव है बेंजीन पे, अफेक्ट है किसी ग्रुप के अटैच होने। तो अभी तक हमने जो सीखा उसका स्टार पॉइंट बना लेना चाहिए। मैंने बोला कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार और स्टार पॉइंट। तो पहला स्टार पॉइंट क्या है हमारा, पहला स्टार पॉइंट है कि व्हेन एनी ग्रुप, जब कोई भी ग्रुप अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और विड्रॉ कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो जो शॉर्टकट्स होते हैं उनकी फुल फॉर्म लिख लेनी चाहिए। ईडीजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ईडब्ल्यूजी का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। विड्रॉ मतलब निकाल। तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, व्हेन एनी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, अगर वो किसी बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन रिंग, देन तो वो क्या करते हैं अटैच होके, बताओ। तो ये क्या करते हैं, अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो इंक्रीजेस और विड्रॉइंग ग्रुप है तो डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, वो घटाते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में लिखा है वो बाद में, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। नाउ और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑर्थो और पैरा पे आता है, और जाता है तो ऑर्थो एंड पैरा से जाता है, ओके। व्हाट डज इट मीन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां, सेम वही ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। तो ये सब रेजोनेंस इफेक्ट के प्रभाव थे कि बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो पैरा पे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, और विड्रॉ करेगा तो ऑर्थो पैरा से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, करेक्ट। अब हम सोचेंगे कि बेंजीन पे अटैक कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। अब उसके रिस्पेक्ट में सब कुछ सोचना है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बेंजीन है,
ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कि ये बेंजीन है और इस बेंजीन पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। अभी नॉर्मली जब बेंजीन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ था तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या थी, सब पे बराबर थी, सेम थी। लेकिन जैसे ही एक इसी बेंजीन पे कोई ग्रुप अटैच हो गया और मान लेते हैं कि वो जो ग्रुप था वो था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ तो ओवरऑल बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन ज्यादा कहां बढ़ी, ऑर्थो पे और पैरा पे, यहां थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई। तो मुझे बताओ बेंजीन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो यहां बढ़ गई, तो यानी इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे या इधर, ऑब्वियसली जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा वहां अटैक करेगा। तो रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज मोर एट दैट बेंजीन रिंग टू विच इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच। ठीक है, यानी कि बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होगा वहां पहले अटैक करेगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया जाए कि ये जो बेंजीन है, अब इस बेंजीन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी नॉर्मली, इस पे कोई ग्रुप अटैच हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटा दिया। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन पे अटैक करेगा या इधर, डेफिनेटली बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना। व्हाट वी कैन से, दिस इज व्हाट, दिस इज रेट ऑफ अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये किसका रेट ऑफ अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल का। बेंजीन के कंपैरिजन में जहां डोनेटिंग ग्रुप लग गया है उधर अटैक बढ़ गया। तो हम बोलेंगे ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप एक्टिवेट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को, और यहां अटैक घट गया है। तो ये जो ग्रुप है, यहां पर हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हुआ बेंजीन रिंग से तो उसने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इस पे बढ़ा दिया, और अगर विड्रॉइंग लगा तो उसने अटैक घटा दिया। तो ये जो एक वर्ड यूज होता है एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, ये सिर्फ इतना याद मत रखो, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, पूरा याद रखो कि एक्टिवेटिंग होता है टू वर्ड्स। क्या होता है ये, एक्टिवेटिंग होता है टू वर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफिलिक तो खैर अटैक ही नहीं करेगा बेंजीन पे, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन करता है, तो मेनली ये इलेक्ट्रोफिलिक के लिए होता है। तो व्हाट वी कैन से, हम यहां से ये इंटरप्रेट करके दो स्टार पॉइंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो वी कैन से कि ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं आर एक्टिवेटिंग, वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। ठीक है, अगर बेंजीन से कोई भी ग्रुप अटैच हुआ है तो वो एक्टिवेट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, क्योंकि ये बेंजीन रिंग में क्या बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि अगली लाइन लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है, अगली लाइन लिखना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है। सेम होगा, बस थोड़ा सा फर्क होगा, और वो थोड़ा सा फर्क आप संभाल लोगे। वो थोड़ा सा फर्क क्या होगा, तो आई गेस समझ आ गया है कि यहां पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या होंगे, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो ये होंगे डीएक्टिवेटिंग। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये डिक्रीज करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो यहां से हमें ये भी समझ आ गया रेजोनेंस इफेक्ट। अब रेजोनेंस का इफेक्ट समझ आ रहा है कि पहले तो ऑर्थो पैरा पे डेंसिटी बढ़ा दी,
फिर हमें ये भी समझ आया कि बेंजीन पे जो ग्रुप होते हैं जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ठीक है, फिर हमें ये भी समझ आया कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ाता है, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो ऑर्थो और पैरा पे ही घटाएगा। ये भी होता है, तो ये भी पॉइंट लिख लिया जाए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्टार पॉइंट है, तो वी शुड राइट इट, हमें लिखना। अच्छा, लिखा हुआ है कि घटाता है तो ऑर्थो पैरा, बढ़ाता है तो ऑर्थो पैरा है। तो ये भी क्लियर हो गया कि बेंजीन पे जो ग्रुप अटैच होते हैं वो या तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे या मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सारे डिसीजन एक ही चीज पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद रेफरेंस टू बेंजीन रिंग। बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर हम यहां आपसे पूछें कि मान लेते हैं कि बेंजीन है और उस पे कोई ग्रुप अटैच है, लेट्स से NH2, और फिर एक और है बेंजीन और उस पे भी कोई ग्रुप अटैच है, तो अब जितने भी एग्जांपल्स होंगे ऑब्वियसली उनमें जितने भी ग्रुप्स होंगे वो सब बेंजीन रिंग से ही अटैच होंगे, तो हम वो सारे एग्जांपल्स लिख लेते हैं। अब देखो केस कौन कौन से बनेंगे, ध्यान सुनना। पहला, बेंजीन पे ऐसा ग्रुप लगाओ जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाए, जैसे NH2। तो NH2 को हम बोलेंगे अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो वो कहाँ अटैक करेगा, तो इट विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा दिस दिस दिस। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि ग्रुप लगाए और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच करे। ऐसे ही अगर यहां पर हम मान लेते हैं लगा हुआ है OH ग्रुप, ध्यान से देखना। अब बस कभी भी पाई बॉन्ड से कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जिसपे लोन पेयर है तो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन देता ही है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और कहां बढ़ाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो ऑर्थो एंड पैरा पे कर देगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे आएगा। अब मान लेते हैं कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, जो ऑलरेडी एग्जांपल लिया था वही ले लेते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब हमें पता है पाई सिग्मा पाई, ध्यान से देखना, पाई सिग्मा पाई ये एक ऐसे रेंज है। अब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली बेंजीन से जाएगा। जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो कहां से जाता है, ऑर्थो एंड पैरा से। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा है और मेटा पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। ध्यान सुनना, कंपैरेटिवली बेंजीन के कंपैरिजन में इस पूरे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, प्लस इस ग्रुप के लगने से इस पूरे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ध्यान समझना मेरी बात, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि बेंजीन के सभी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम रहती थी, लेकिन कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो गया और उसकी वजह से ऑर्थो और पैरा वाले कार्बन पे तो कम हो गई डेंसिटी और रिलेटिवली यहां ज्यादा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेटा पे करेगा। कहां करेगा, मेटा। ये बहुत समझ में आना बहुत जरूरी, ठीक है। ऐसे ही कोई और विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, लेट्स से यहां पे मैंने लगा दिया एल्डिहाइड, ये भी डिक्रीज करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, तो हम बोलेंगे ओवरऑल तो बेंजीन के कंपैरिजन में इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, बट स्टिल क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो रिलेटिवली मेटा पे ज्यादा है। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मेटा पे करेगा। तो फिर क्लास में बच्चे बोलते हैं सर ये तो हमें भी आता था, ये तो बता के आपने हमारा समय ही नष्ट किया। फिर मैंने कहा बच्चों देखो फंडामेंटल तो बताना पड़ता है, क्योंकि बिना ABCD बढ़ाए बिना मैं आपको अल्फाबेट्स नहीं बता सकता हूँ। आपको चाहे लगता हो ऐसा, बट इसको ये इसकी यूटिलिटी है आगे, तो फिर तो सर वो पढ़ाओ जिससे हमें फायदा हो। ठीक है, फायदा तो बेटा इससे भी है, बट ठीक है एग्जाम्पल करते हैं। सर अब ये बताओ एक एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा। तो देखो अब आपको कॉमन सेंस की जरूरत है। आप बताओ अगर इलेक्ट्रॉन आता है
एक्टिवेटिंग ग्रुप से, तो कहाँ आता है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो मैं ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव बना देता हूं, क्योंकि बेंजीन पे इन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी और पैरा पे नहीं बना सकता क्योंकि ग्रुप लगा। अब ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कहां से खींचता है? ऑर्थो एंड पैरा से। तो मैं प्लस बना रहा हूं, प्लस मींस इलेक्ट्रॉन की घोर कमी, माइनस मींस इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो बताओ कहां करेंगे? कोई बहुत बड़ा साइंस तो नहीं है, इजीली बता दोगे, कॉमन सेंस है कि इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्टिवेटिंग ग्रुप। किसके रिस्पेक्ट में? एक्टिवेटिंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा। फिर उसके बाद अब मान लेते हैं 2 एक्टिवेटिंग ग्रुप लग जाए सर। मान लेते हैं कि सर इधर OH है, इधर NH2 है। सर अब और मुश्किल कर दो सवाल थोड़ा, बताओ। अब 2 एक्टिवेटिंग है, फिर वही अपना जो सीखा है, मैंने बोला ना फंडामेंटल जो सीखा है वही लगाएंगे। OH भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे, और NH2 भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ऑर्थो पे और पैरा पे। लेकिन कौन ज्यादा बढ़ाएगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, as a result can donate lone pair easily, means its pi electron cloud of nitrogen atom can easily interact with pi electrons as compared to pi electrons of oxygen atom. Why? Because pi electrons of oxygen atom are more electronegative. As a result, these pi electrons or lone pair or filled orbitals are loosely या less available for pi interaction. इसे हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देता हूं कि इसका लोन पेयर इजीली इंटरैक्ट करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, शेयर्ड पेयर को बिल्कुल अट्रैक्ट करके बैठा हुआ है, इस वजह से जल्दी से बेंजीन पे नहीं जाएगा। यानी मान लेते हैं डेल्टा 1 और ये मान लेते हैं डेल्टा 2, तो डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा 1 से ज्यादा होगा। यानी कि जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी कि अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना होगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये। फिर स्टूडेंट बोलता है अच्छा सर एक एक्टिवेटिंग है एक डीएक्टिवेटिंग है, तो हम क्या करेंगे? एक्टिवेटिंग के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बना देंगे। तो ठीक है, लेकिन क्या ये हमेशा होता है? सोचते हैं। तो CH3 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 ये एक ग्रुप है, ये बल्कि है। अब अगर इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कहीं, ठीक है, तो कभी आप केस मान लेना कि मान लेते हैं एक OH है, अब अगर 2 डोनेटिंग ग्रुप लगे और उसमें किसी एक का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो ऑर्थो पे अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फिर दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये होगा, ये भी हमें समझना है। ओके ठीक है सर, एक केस बता दिया इंक्रीज का, एक केस बता दिया डिक्रीज का, एक बता दिया दोनों इंक्रीज डिक्रीज दोनों इंक्रीज। सेम वे अब 2 डिक्रीजिंग ग्रुप लगे हैं, 2 डिक्रीजिंग मतलब एक लग गया एल्डिहाइड और एक लग गया कीटोन। तो एल्डिहाइड का जो माइनस आर है वो ज्यादा होता है और कीटोन का माइनस आर कम होता है, लेकिन है दोनों ही डीएक्टिवेटिंग। तो बट अभी हम एक ज्ञान के लिए, अभी क्योंकि ये सीरीज मैंने लिखवाई नहीं है तो आपकी ज्ञान प्राप्ति के लिए लिख देते हैं कि एल्डिहाइड इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग देन कीटोन। तो इसको यूज करते हुए बताओ कहां अटैक करें? तो मुझे लगता है ये बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऑर्थो पैरा से जाता है, तो दोनों ऑर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। कौन ज्यादा खींचेगा? एल्डिहाइड ज्यादा खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी डेल्टा 1 पे ज्यादा होगी और डेल्टा 2 पे कम होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी? ज्यादा। अब सीधी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कम है तो हमें देखेंगे रिलेटिवली किस पे ज्यादा है, तो रिलेटिवली तो 2 पे ज्यादा है। तो जब रिलेटिवली 2 पे ज्यादा है तो ग्रुप कहां पे अटैच करेगा? यहां पर। मतलब दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट।
ये भी एक रेजोनेंस इफेक्ट का एप्लीकेशन है जो क्या बताता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलता है जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। यानी कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कहां करेगा। तो दीज आर द केसेस जो हमें ढंग से समझने हैं, कोई डाउट है तो पूछना है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं कि वंस अ फूल ऑलवेज जीनियस। कोई डाउट है तो समझो आई एम फूल और पूछ लो और आप जीनियस हो जाओगे, और डाउट है नहीं पूछोगे कि आई एम अ जीनियस तो फूल रहोगे। वंस अ फूल ऑलवेज जीनियस, वंस अ जीनियस ऑलवेज फूल। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज कि जो भी डिसाइड कर लो उससे क्विट नहीं करो, मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो यहां पर हमें एक चीज समझ आ गई। अब ये भी एक इम्पैक्ट था इसका, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस इफेक्ट हमें समझ आने लगे। अब इसके बाद आगे चलते। तो इस डिस्कशन के बाद, इस डिस्कशन से हमें ये समझ आ जाता है कि बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम बढ़ाते हैं, कुछ ना के बराबर। ऐसे ही कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा घटाते हैं, कुछ ना के बराबर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर किया विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन रिंग, और हमने डिवाइड किया एक्टिवेटिंग ग्रुप को 3 पार्ट में। फर्स्ट हाई, मॉडरेट एंड वीक। हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होंगे? ऑब्वियसली एक तो एनायंस होंगे, दूसरा जिन पे लोन पेयर्स होंगे जैसे NH2 एंड OH। तो डेफिनेटली ये सबसे ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब मॉडरेट कौन से होंगे? जिनमें विड्रॉइंग ग्रुप कनेक्टेड होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर इसके साथ एस्टर ग्रुप कनेक्टेड है तो यू कैन से जैसे ऑक्सीजन, एस्टर अगर ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है तो ये मॉडरेट एक्टिवेटिंग। ऐसे ही एमाइड ग्रुप का अगर NH कनेक्टेड है तो वो भी मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेम वे ईथर को भी मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा जाता है। अब वीकली एक्टिवेटिंग कौन होंगे? जो हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे जैसे CH3 और यू कैन से बेंजीन रिंग, और आप बोल सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरीके से हमने देखा कि चार्ज्ड और लोन पेयर वाले सबसे ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं बेंजीन रिंग में। अगर कोई साइड में भी रेजोनेंस हो रहा होता है तो वो मॉडरेट हो जाते हैं, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन हो या डबल बॉन्डेड, मतलब अगर हाइड्रोकार्बन है तो वो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेम वे डीएक्टिवेटिंग, जो बेंजीन से कनेक्ट है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं। अब यहां पे भी सेम वे लगेगा, जो सबसे ज्यादा यू कैन से विड्रॉइंग जैसे नाइट्रो, साइनो, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से होते हैं जिनपे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यू कैन से नाइट्रो, साइनो, NH3+, ठीक है, इसे हटा देते हैं। तो जो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, तो नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया। मॉडरेट में कौन सा आएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा, कीटोन आ जाएगा, देन एसिड आ जाएगा। दीज आर डीएक्टिवेटिंग। और हाईली डीएक्टिवेटिंग में नाइट्रो, साइनो। वीकली डीएक्टिवेटिंग में क्या आता है? एक तो हेलोजेंस आ जाएंगे, और अगर हाइड्रोकार्बन से हेलोजेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा और ग्रुप्स हम लिख लेते हैं कि नाइट्रो, साइनो, सल्फोनिक एसिड, ये भी क्या होता है? हाईली एक्टिवेटिंग। तो इस तरीके से हमने इसे चेंज डिवाइड किया है किसमें? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। अब जब हमने एक्टिवेटिंग पढ़ लिया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ लिया, तो अब उसके बाद +R एंड -R इफेक्ट का ऑर्डर भी याद रखते हैं। +R जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देंगे यानी उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, -R जो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, ठीक है। तो दीज आर +R एंड -R, लर्निंग पार्ट है, बहुत कंसेप्ट नहीं है। अब इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हेलोजन का, ठीक है। तो दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि जो हेलोजन है ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। इट गिव इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग बाय +R या +M इफेक्ट, यानी जो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज +R और +M इफेक्ट,
ठीक है, तो लिख देते हैं विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग। जो क्या कर रहे हैं, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। माइनस आर क्या है, विच डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट बेंजीन रिंग, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पे घटा रहे। अब यहां पर एक केस है माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का, हेलोजन। हेलोजन क्या करता है, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है बाय प्लस एम इफेक्ट, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन खींचता है बाय माइनस आई। इन केस ऑफ हेलोजन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हेलोजन का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन इज डोमिनेटिंग ओवर, किस पे डोमिनेट करता है, प्लस आर पे, डोमिनेटिंग ओवर प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, यानी कि जो जिस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को, उसके कंपैरिजन में माइनस आई का असर यानी सिग्मा के थ्रू ज्यादा होता है। इसीलिए हम रेजोनेंस में हमेशा, या रेजोनेंस इफेक्ट की जब भी बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन किसकी बात करेंगे, वी ऑलवेज टॉक अबाउट, हेलो, हाँ, हम हमेशा बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़े, चाहे वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो सिग्मा, हम ओवरऑल डेंसिटी की बात करते हैं। तो यहां से ये समझ आया कि माइनस आई से हेलोजन ज्यादा विड्रॉ करते हैं, इसीलिए इन्हें वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें बहुत जगह यूज करना है, बहुत जगह। तो टिल नाउ हमने रेजोनेंस के बारे में सारी चीजें पढ़ी कि रेजोनेंस का कहाँ यूज होता है, आपस में कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। बस मैंने एक पॉइंट छोड़ा है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, उसे ड्रॉ करके उसका क्वेश्चन पूछना, उसको मैं लेवल अप सीरीज में कवर करूंगा, या फिर हो सकता है एनटीआर में टीसीटी वगैरह पढ़ाते हो बीच में कभी कवर कर दूंगा, बिकॉज काफी सारी चीजें ऐड होनी है अभी उसमें। ठीक है, और मैं चाहता हूँ अभी आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो। ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन या कुछ आके आपका दिमाग ये ना हो कि मुझे एक्सेप्शनली सोचना है, अभी कंसेप्चुअली सोचना है। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर मेरे को कभी भी सेम स्ट्रक्चर में, देखो अब तक आपको जितने रूल बताए कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, कौन सा ज्यादा, वो हमेशा एक कंपाउंड के सेम। जब एक कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर कंपेयर करने हैं तब तो हमें जितनी नॉलेज थी अब तक हो गया, लेकिन अगर दो डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने हैं तो हमें हमेशा क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस देखना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में अगर हम बात करें तो एक ही क्वालिटी से हमारा मैक्सिमम काम चल जाता है, क्योंकि देखो फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या चेक करोगे आप, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस? इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं अगर वो सेम है तो वो स्ट्रक्चर की क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस बहुत अच्छी है किसी और के कंपैरिजन। तो सबसे टॉप मोस्ट रेजोनेंस में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब इक्विवेलेंट रेजोनेंस का जैसे एग्जांपल लेते हैं। अगर हमसे बोला जाए कि वी हैव टू कंपाउंड्स, वन इज एसीटेट आयन, ठीक है, एक हमारे पास एसीटेट आयन है और दूसरा हमारे पास फिनॉक्साइड आयन, और हमसे पूछा जाता है कि विच इज मोर स्टेबल, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है। अब अगर हम इसका रेजोनेंस वाइज देखें स्ट्रक्चर, ठीक है, अगर हम रेजोनेंस वाइज देखें तो एसीटेट आयन के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, दो कैसे, ये अपने लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमेशा किस तरफ होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां तो दोनों ही नेगेटिव है, तो ये जो फील्ड ऑर्बिटल है ये रिपेल करेगा, पुल करेगा, पुश करेगा, पुश के जाओ उधर जाओ, तो ये उधर चले जाते हैं, तो यहां पर ये बॉन्ड टूट जाता है और इधर बन जाता है। तो जैसे ही यहां बॉन्ड बना तो यहां आ गया डबल बॉन्ड, और यहां घटा तो यहां आ गया सिंगल। अब आप देखिए ये जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एसीटेट आयन के, फर्स्ट और सेकंड, क्या इनमें कोई फर्क है? नहीं, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इसे क्या कहा जाता है,
इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन। नेक्स्ट इज फिनॉक्साइड आयन। अब हम इतनी रेजोनेंस तो पढ़ चुके हैं कि हमें ये समझ आता है कि मैं ड्रॉ नहीं करूंगा बच्चों, आप ही प्रैक्टिस करना है इसकी, कि इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इसके 5। तो किसका, लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, यहाँ पे ये देखा जाएगा किसका क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। तो देखो इसके 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस हैं, तो इसका क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। एसीटेट आयन जो होता है वो ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। एसीटेट आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड देन, किससे ज्यादा स्टेबलाइज है, फिनॉक्साइड आयन। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों है, इसके तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसके 2, तो आप आंसर दोगे क्योंकि इसका क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर पूछेंगे ये क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, तो आप बोलोगे उसे बोलते हैं वो अगर ऐसे कंपाउंड्स जिसमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, तो दैट्स व्हाई इट इज मोर एसिडिक। इस वजह से ज्यादा एसिडिक क्यों हुआ? क्योंकि एसिटिक एसिड को कंपेयर किया जाएगा फिनॉल से। अगर एसिटिक एसिड H लूज कर देगा तो एसीटेट आयन बनाएगा, और फिनॉल अगर H लूज कर देगा तो फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। इसके रेजोनेंस की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी ज्यादा अच्छी है। तो जब इसका कॉन्जुगेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो व्हाट वी कैन से, वी कैन से कि यस ये जो है ज्यादा एसिडिक। तो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस हम कब चेक करते हैं? जब 2 डिफरेंट कंपाउंड में रेजोनेंस देखना हो। ध्यान समझना इस बात को, इसको यूज करने वाले हैं आगे हम। जब 2 डिफरेंट कंपाउंड में रेजोनेंस चेक करना हो तब, जैसे अगर आपसे पूछा जाए विच इज मोर बेसिक, कौन ज्यादा बेसिक है? एक नाइट्रोजन जिसपे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 CH3 CH3, ठीक है, या फिर एक कोई ऐसा जिसपे ये है डबल बॉन्ड NH और यहां लगा हुआ है NH2, ठीक है, और यहां भी क्या लगा हुआ है NH2। तो अब ये स्ट्रक्चर है और ये है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की कभी बात आए, या मैं कहता हूं कभी भी बेसिक स्ट्रेंथ को किसी से कंपेयर करना हो, तो क्वालिटी चेक करते हैं। अब क्वालिटी चेक कैसे? जैसे अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको मिटा ही देता हूं क्योंकि कोई कंपैरिजन ही नहीं है इससे, बल्कि इसका किसी से कंपैरिजन नहीं है। और सबसे कमाल की बात बताता हूं मैं, ये ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा जेईई मेंस में हर साल ही पूछा गया है, ठीक है, जेईई मेंस में ये हर साल पूछा गया। तो मान लेते हैं कि इसने अपने लोन पर डोनेट किए, तो ये हो गए विड्रॉ। अब देखो यहां पे जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो इसने क्या शो किया? प्लस आर इफेक्ट। क्या शो किया? प्लस आर। सेम वे यहां से भी ऐसे हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ये विड्रॉ। क्या शो किया? प्लस आर। ये तो हमें ये बता रहा है कि आउट ऑफ, ध्यान से सुनना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है। मैं आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाए, बोर्ड पे बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा चुका हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे आपके माइंड में सेट हो गया है, रिपीटिशन इतनी बार हो गया। तो अब जैसे मान लेते हैं आपने पहले इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट किया और इधर से विड्रॉ किया। जब इधर से डोनेट और इधर से विड्रॉ किया तो क्या हुआ? अब अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर है उसमें एक तरफ बॉन्ड बनेगा और एक तरफ बॉन्ड टूट जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूट गया और यहां पे बॉन्ड बन गया। यहां बॉन्ड बना तो इधर आ गया प्लस चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। यहां इलेक्ट्रॉन आया तो इधर क्या आ गया? माइनस। अब ऐसा ही अगर इस डायरेक्शन से हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये विड्रॉ, तो बताओ सेम यही रिपीटिशन नहीं हो रहा है?
अब बस पाई बॉन्ड बनेगा यहां पर, इधर आएगा नेगेटिव और इधर आएगा पॉजिटिव। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ, अगर आप तीनों स्ट्रक्चर देखो तो तीनों स्ट्रक्चर में 3 में से 2 स्ट्रक्चर में ऊपर वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और बाकी 3 में से हर बार इधर एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है। तो ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपसे पूछा जाए, बड़े ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ दीज 3 कौन सा नाइट्रोजन मोस्ट बेसिक है। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ए बी सी, कौन सा नाइट्रोजन इन तीनों में बेसिक है? क्योंकि सबके पास लोन पेयर है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे सबसे ज्यादा है क्योंकि ये दोनों प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, या तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर में 2 बार इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब अगर इस पे ज्यादा है तो H+ का अटैक, ध्यान से देखना कि H+ का अटैक कहां होगा, प्रोटोनेशन कहां होगा, तो डेफिनेटली ये H+ जाएगा यहां पर। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, फोकस करना। तो इधर जैसे ही ये H गया, इट बिकम्स, पहले था NH, H+ गेन कर लिया है तो ये हो गया NH2+, और ध्यान से देखना ये हो गया है NH2 और ये हो गया है NH2। H+ ने यहां क्यों नहीं अटैक किया या यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि इसके लोन पेयर और उसके लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं और इधर डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इधर आ गया प्लस। अब अगर हम इसको देखें तो जब ये H+ गेन कर लिया तो दिस गेन ऑफ H+, ध्यान से सुनना, दिस गेन ऑफ H+ इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रेंथ। जो प्रोटॉन गेन करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स आर व्हाट, ब्रॉन्स्टेड बेस, ये बेस हो गया। या यू कैन से इसने अपने लोन पेयर H+ को डोनेट किया, लुईस बेस हो गया। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, याद रख लो ये, ठीक है। दिस इज अ स्टार पॉइंट, ये एक स्टार पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। Why it is the strongest base? क्यों कह रहे हैं इसको? H+ तो सब डोनेट करते हैं, बल्कि हमें तो देख के लग रहा है इसके पास ज्यादा है डोनेट करने की टेंडेंसी। देखो देख के लग रहा है, बट ये भी एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, ये भी और ये भी, तीनों को कंबाइन करें तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां आ रही है। मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूं, तीनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसका रेजोनेंस ड्रॉ करता हूं। इसने लोन पे डोनेट किए और इसने विड्रॉ किए, तो बताओ इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा हो। अब अगर इसने डोनेट किए तो यहां बन जाएगा पाई बॉन्ड, इसने विड्रॉ किए तो यहां आ जाएगा लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। तो वी कैन से, देखो इसने लोन पेयर डोनेट किए और इसने विड्रॉ, जब इसने विड्रॉ किए तो ये प्लस हो गया न्यूट्रल और बॉन्ड टूट गया और ये न्यूट्रल हो गया। और अगर इसने डोनेट किए हैं तो यहां पे पाई बॉन्ड आ जाएगा और इस पे आ गया प्लस। मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, ऐसे ही तो लग रहा है बिल्कुल सेम है। तो दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब देखो बड़े ध्यान से देखना, अगर यही दूसरे नाइट्रोजन साइड से भी हो, ठीक है, अगर यही दूसरे नाइट्रोजन साइड से हो, दूसरे नाइट्रोजन साइड से मतलब अब ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ये कर ले विड्रॉ, फिर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये हो जाएगा न्यूट्रल और इस पे आ जाएगा लोन पेयर, और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे आ जाएगा प्लस और इधर आ गया डबल बॉन्ड और इधर लोन पेयर। क्या लग रहा है? ये तीनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ग्वानिडीन इज मोस्ट बेसिक। जो ग्वानिडीन है वो सबसे ज्यादा बेसिक होता है बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस आफ्टर प्रोटोनेशन। दिस इज द पावर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ये आगे मैकेनिज्म में भी यूज होगा।
कि प्रोटोनेशन वहां होगा जहां इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस में सबसे ऊपर आएगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और उसके बाद जो क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस। तो सेकेंड क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस है एक्सटेंडेड रेजोनेंस, और इसका कंपैरिजन किससे होगा? वर्सेस यू कैन से क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, तो सेकेंड क्वालिटी, तो यू कैन से सेकेंड क्वालिटी इज एक्सटेंडेड रेजोनेंस वर्सेस क्रॉस रेजोनेंस। अब ये एक्सटेंडेड रेजोनेंस वर्सेस क्रॉस रेजोनेंस का क्या मतलब होता है? ये इसको समझने के लिए मैं कहूंगा आजकल तो एक बड़ा ही पॉपुलर चल रहा है कि ये बात, मतलब आपने सभी ने देखा होगा कि हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क चल रहे हैं। तो हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में एक ऐसा गेम दिखाते हैं जिसमें आपको क्या करना है, सभी बॉल्स को क्या करना है, उठा के एक जगह पे रखना है टेबल पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होता है। तो उसमें क्या है, एक जा रहा है, यहां से बॉल रख रहा है, यहां से रख रहा है, यहां से रख रहा है, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, ऐसे। ठीक है, तो ये जो बॉल का रखना है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या बोलेंगे इसे? एक्सटेंडेड। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि यहां पर आपके सामने कुछ बॉल्स रखी हुई हैं इधर और कुछ बॉल्स रखी हुई हैं इधर, अब जो बॉल को उठा के लाना है तो इसे बोलेंगे क्रॉस, क्योंकि अब उसको एक बार इधर जाना है, एक बार इधर जाना है, एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर, फिर एक बार इधर। दिस इज क्रॉस, राइट। तो दिस इज एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस। तो एक होता है कि आपको किसी चीज को एक ही लाइन से उठा के लाना है, एक है कि अलग अलग लाइन से। इसके एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। अब अगर हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा बनेगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, सिंपल है, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस। दिस p ऑर्बिटल, अगर ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसे फील्ड चाहिए, तो फील्ड p ऑर्बिटल जाएगा एम्प्टी से इंटरैक्ट करने। तो जो नेक्स्ट कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अब उसके बाद इस पॉजिटिव को फिर आगे जाना है, तो फिर आगे जाना है तो यू कैन से अब ये इधर शिफ्ट होगा। तो दिस इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन रेगुलर ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? रेगुलर ट्रांसफर। तो दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस, इस टाइप के रेजोनेंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्या कहेंगे? एक्सटेंडेड। अब ना व्हाट इज क्रॉस रेजोनेंस? क्रॉस रेजोनेंस क्या है समझते हैं। तो क्रॉस रेजोनेंस का एग्जांपल है, लेट्स से इधर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये रेजोनेंस एक बार तो इस तरफ हो सकता है, यानी कि जो बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाए, राइट। यानी कि हमने एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया इसको लेके कि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, तो इधर आ गया पॉजिटिव। अब क्या ये रेजोनेंस आगे जा सकता है? नहीं, नहीं जा सकता, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब दूसरा रेजोनेंस क्या हो सकता है कि अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हो जाए, एनदर रेजोनेंस। तो अब देखो लगातार नहीं है, या तो इधर से होगा या इधर से होगा। तो जब ये इधर से होगा तो दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा, यू कैन से क्रॉस रेजोनेंस। क्या कहेंगे हम इसे? क्रॉस। ये कब काम आता है? जब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम होते हैं, तब कंपेयर करने के काम आएगा। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि एक कंपाउंड है, ये मतलब वैसे A, B, C ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, बट फिर भी आपको दो कार्बोकैटायंस दिए जाए। एक कार्बोकैटायन आपको दिया जा रहा है लाइक दिस विद अ पॉजिटिव चार्ज, और एक कार्बोकैटायन आपको दिया जा रहा है लाइक दिस विद अ पॉजिटिव चार्ज। और आपसे पूछा जाए विच इज मोर स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज
इट हैज एक्सटेंडेड रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये भी क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस का टाइप है जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर सेम होता है। तो अगर कभी पूछा जाए एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट क्वालिटी डिफाइन करता है। दूसरा एक्सटेंडेड या कॉन्जुगेशन क्रॉस रेजोनेंस एक्सटेंडेड में डिसाइड होता है। तीसरा कभी कभी अगर डिसाइड होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज, बट वो एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन में उसका डिस्कशन होता है। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इन कंपाउंड्स को। अब जैसे हमने अब तक जो डिस्कशन किया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, मैंने आपको जितने रूल लिखवाए थे वो इनके लिए वैलिड नहीं थे कि सारे न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो सारे न्यूट्रल बनेंगे, सब में पाई बॉन्ड सेम होगा, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कैसे पता की जाए? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यू कैन से बेंजीन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम हमेशा पाई बॉन्ड क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। अब बाकी स्ट्रक्चर्स भी इसी बिहाफ पे ड्रॉ कर रहे हैं। आपको ये समझना है कि अगर एक बेंजीन जैसी रिंग है तो उसके 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे अगर इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, सी। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये बेंजीन रिंग है, लेकिन ये जो दूसरा है ये बेंजीन नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो बेंजीन रिंग होगी उसमें पहला ये स्ट्रक्चर होगा, दूसरा ऐसा होना चाहिए। तो अब मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करूंगा कि वैसे ही स्ट्रक्चर्स बना दूंगा। तो पहले मैं इसको रोटेट करके इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाऊंगा। फिर उसके बाद वही करना है कि अगर यहाँ बॉन्ड है तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बना दिए। तो मैंने क्या सोचा कि लेट से ये 2 बेंजीन रिंग है, तो यहाँ भी हम 2 बेंजीन रिंग बना देंगे। अब सेम वे यहाँ भी यही होना चाहिए, इधर भी 2 बेंजीन रिंग बननी चाहिए। तो आप बताओगे इन दोनों स्ट्रक्चर में अभी इधर कितनी बेंजीन रिंग बनी है? तो देखो बिल्कुल सही बात है, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ भी तो हो सकता है, मतलब इस वाले में एक बेंजीन बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, एक और बेंजीन को बनाना है और चेक करना है क्या उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अब हम एक और बेंजीन बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, तो जस्ट वही बेंजीन में रीअरेंजमेंट जैसे करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसके कितने स्ट्रक्चर बना दिए। तो वी कैन से नैफ्थलीन, इसका क्या नाम है, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन ध्यान अभी रुकना, क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ठीक है, ये तो इजी है कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्वेश्चंस बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी में बेस्ड भी है। अब क्या आप सोच सकते हो कि ये जो कंपाउंड है एंथ्रासीन, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, राइट। तो देखो अगेन इसमें भी सोचने का तरीका सेम ही है, जो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वो सेम चलना चाहिए। हाउ, जैसे क्या सोचना है, पहले मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं पूरा। आपको पता है कि नॉर्मली ये जो एंथ्रासीन का स्ट्रक्चर पहला होगा वो इस तरीके का होगा। अब मैं देखूंगा इधर एक बेंजीन है, ये दोनों बेंजीन नहीं है, लेकिन ये तो है। तो इसको मैं एक और बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मूव रोटेट करूंगा और ये मैंने एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, बस हो गया। ये 2 बेंजीन स्ट्रक्चर बन गए, मेरा काम खत्म। अब मैं देखूंगा ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है, अब इसको बेंजीन बनाना है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये दोनों बेंजीन बन चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये सेकंड स्ट्रक्चर इसमें बेंजीन बन चुका है। तो मैं थर्ड में क्या कोशिश करूंगा, इसको तो सेम रखूंगा, इसको चेंज कर दूंगा। मतलब मैं क्या करने वाला हूं, इधर वाली रिंग में तो 2 बार बेंजीन बना चुका हूं और मुझे पता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर 2 से ज्यादा बन ही नहीं सकते। तो अब मैं इसको दूसरा बेंजीन बनाऊंगा। तो इसका दूसरा बेंजीन यानी ये वाला स्ट्रक्चर मैच कर रहा है ए से, और ये मान लेते हैं सेकंड है बी, तो इससे चेंज करेंगे तो इट्स विल बी लाइक दिस। अब देखो जब हमने ये स्ट्रक्चर बनाया जो इससे मैच कर रहा है तो हमें एक और फायदा हो गया, क्या,
अब ये जो डबल बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं यहां आ गया, क्योंकि अगली कोशिश हमारी क्या थी, तीसरे को बेंजीन रिंग बनाना। तो ये तीसरा यहां पे बेंजीन रिंग बन चुका है। अब मैं इसको एक और बेंजीन रिंग बनाना चाहता हूं। तो जब मैं इसको एक और बेंजीन रिंग बनाऊंगा तो क्या करूंगा, अब ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद सेकेंड। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, फर्स्ट। तो फर्स्ट में चेंज करते हैं, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये तो ऑलरेडी था। अच्छा, तो फर्स्ट जैसा था सेकंड जैसा करना है। तो सेकंड जैसे में डबल सिंगल डबल। क्या इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, नहीं। तो देखो जेई में तो बच्चा मैथ्स जानता है, तो कई बच्चे जैसे मैथ्स वाले तरीके से ही कर देते हैं कि सर इधर दो स्ट्रक्चर बनेंगे, दो रिंग है तो सर इसका मतलब एक रिंग में दो बार बनेंगे, एक कॉमन हो जाएगा, तीन हो गए। ऐसे यहां भी सोचेंगे कि दो रिंग में एक बार बनेगा, एक कॉमन हो गया तो चार हो गया। तो ये तो था नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। और आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनेंथ्रासीन। आप ट्राई करिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फिनेंथ्रासीन में कितने होंगे। ठीक है, नाउ अब ये डबल सिंगल डबल डबल। ओके, अब देखो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगला क्वेश्चन क्या बनता है, आप बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो पहले यहां पूछ लेते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड कौन ज्यादा स्टेबल है। बोथ आर इक्वली स्टेबल क्योंकि दोनों बेंजीन है। फिर यहां पूछा जाता है कि लेट्स से इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड एंड इट इज थर्ड, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है। तो वी कैन से जिसमें नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स ज्यादा होंगे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन स्टेबल है एरोमेटिसिटी की वजह से, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा मैं। तो मान लो बेंजीन मोस्ट स्टेबल रिंग है, तो जिसमें जितने ज्यादा बेंजीन रिंग होगी वो उतना स्टेबल। फर्स्ट में एक बेंजीन रिंग है, सेकंड में दो बेंजीन रिंग है एंड थर्ड में एक है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, फिर फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गए, बराबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी का। दूसरा क्वेश्चन आता है बॉन्ड लेंथ। अब लेट से आपसे पूछा जाए कि आप मुझे बॉन्ड लेंथ बताइए, ये है एक्स और ये है वाई, तो बताइए आउट ऑफ एक्स और वाई कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा करता हूं, एक्स को बना देता हूं रेड कलर से, एक्स इज रेड कलर, एंड जो वाई है दैट इज पिंक कलर, दिस इज वाई। ये क्या है, वाई है। ठीक है, और पता लगाते हैं कि कौन सा ज्यादा बड़ा बॉन्ड है। तो देखो जरा, जो एक्स है इधर डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक्स हैज वन, एक स्ट्रक्चर में एक्स का डबल बॉन्ड है, एक स्ट्रक्चर में एक्स का सिंगल बॉन्ड है, और एक स्ट्रक्चर में एक्स का सिंगल बॉन्ड है। मतलब तीन में से दो स्ट्रक्चर में एक्स में सिंगल बॉन्ड है और एक में डबल। अब वाई चेक करते हैं। वाई को अगर हम चेक करें तो वाई के 1, 2 एंड 3, तो वाई में भी अगर हम देखें तो आउट ऑफ 1, 2, 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगेन एक सिंगल है और दो बार क्या है, डबल बॉन्ड। तो व्हाट वी कैन से, वी कैन से x इक्वल टू वाई। ठीक है, सेम वे लेट्स कंपेयर z। अब क्या कंपेयर करते हैं, z को, ये है z, ग्रीन वाले को क्या मान लेते हैं, z। ओके, ऐसे ही इधर भी ग्रीन वाले को क्या मान लेते हैं, z, और इधर भी ग्रीन वाले को क्या मान लेते हैं, z। तो हम देखें z के तीन में से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल है और सिंगल। इधर डबल है, इधर डबल है, इधर सिंगल, यानी कि तीन में से दो बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। इसका मतलब x और y बॉन्ड लेंथ जो है वो z से बड़ी होंगी, z छोटी होंगी। क्यों, क्योंकि x और y में एक एक बार डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बट z में दो बार है। तो ये एक तरीका आता है बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने का, राइट। सेम वे अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पे भी हमसे पूछेंगे आउट ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों देखो कैसे सोचोगे आप, देखो यहां पे सोचने का तरीका सेम है। नंबर ऑफ बेंजीन रिंग्स, कितनी बेंजीन रिंग है। बेंजीन जैसी रिंग को बेंजीनॉइड रिंग बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, बेंजीनॉइड बोलेंगे।
तो देखो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ध्यान से तो इसमें एक बेंजीन रिंग है, कितनी? 1। इस वाले स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें ये डबल बॉन्ड बीच में आने की वजह से इट हैज 2 बेंजीन रिंग, यानी बेंजीनॉइड, 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, बेंजीन जैसा। अगर हम इसे देखें इसमें भी 2 बेंजीन रिंग है, और इसको देखें तो इसमें एक बेंजीन रिंग है, यानी सेकेंड एंड थर्ड हैज 2 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर, फर्स्ट एंड फोर्थ हैज 1 बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सेकेंड एंड थर्ड। दे आर मोर स्टेबल देन फर्स्ट एंड फोर्थ, और फर्स्ट एंड फोर्थ आर इक्वली स्टेबल, सेकेंड एंड थर्ड आर इक्वली स्टेबल। तो वो जो रूल्स हमने पढ़े थे वो यहां अप्लाई नहीं होते स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस किया। वहां इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि कई बार बच्चा ना यही रूल ढूंढ रहा होता है, बेंजीन। तो बच्चे देखो वही कंसेप्ट फॉलो करना, अनलेस और अनटिल आपको कोई साइक्लिक कंपाउंड ना मिले, ठीक है। दीज आर साइक्लिक एंड न्यूट्रल कंपाउंड्स। अगर चार्ज स्ट्रक्चर मिल गया या रेजोनेंस मेसोमेरिक है तब, क्योंकि ये सबसे एंड में मैंने डिस्कस किया, तो आई गेस अब तक आप रेजोनेंस समझ चुके हो, रेजोनेंस इफेक्ट समझ चुके हो, प्लस आर समझ चुके हो, माइनस आर, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा पता लगाने में कि ये वाला कॉन्सेप्ट हमें कब लगाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन, रेजोनेंस का एक और एप्लीकेशन है, डाइपोल मूवमेंट बताता है। क्या चेक करता है? डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट जो है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अगर कहीं डिस्टेंस कम होगा तो डेफिनेटली डाइपोल कम होगा, ठीक है, और कहीं चार्ज कम होगा तो डेफिनेटली डाइपोल कम होगा। बट जनरली ऐसा देखा गया है कि जो डाइपोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट के बराबर होता है। जहां पे माइनस आई और माइनस आर दोनों इफेक्ट लगेंगे वहां पे डाइपोल मोमेंट इंक्रीज ही होता है। हाँ एक्सेप्शंस होते हैं बट मोस्टली इंक्रीज होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहला क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन है, CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। यहां पे डाइपोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई के। सबसे ज्यादा माइनस आई फ्लोरीन है, तो जो रील लाइफ होगी, रील मतलब एक्सपेक्टेड ये होगा कि फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा है, तो इसका डाइपोल सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दैट इज अवर एक्सपेक्टेड डाइपोल मूवमेंट। बट एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली फ्लोरीन से जब हम क्लोरीन पे जाते हैं तो फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाने पे साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत ज्यादा साइज बढ़ने की वजह से साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। साइज बढ़ने की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ये d, वो डोमिनेट कर जाता है। ड्यू टू दिस डोमिनेशन ऑफ d, डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज। तो जो इसका एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट है वो CH3Cl का ज्यादा हो जाता है और CH3F का कम हो जाता है। तो दिस इज रियल, वो था रील और ये है रियल, एक्चुअल डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? माइनस। दूसरा, रेजोनेंस की वजह से जनरली डाइपोल मूवमेंट डिपेंड करेगा डायरेक्शन के बेसिस पे। बट अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ एक प्लस आई और उनको कंपेयर किया जाए, माइनस आई को और रेजोनेंस को, तो रेजोनेंस डाइपोल मूवमेंट डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखते हो मैंने एग्जांपल लिखा है तो ठीक है, नहीं तो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, हाउ, समझना मेरी बात। देखो यहां पे नाइट्रो का लग रहा है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और यहां लग रहा है नाइट्रो का माइनस एम या माइनस आर, एज वेल एज नाइट्रो माइनस आई भी शो कर रहा है। तो इधर तो सिर्फ एक ही इफेक्ट है माइनस आई, मतलब जो चार्ज डेवलपमेंट हुआ है प्लस और माइनस का, वो सिर्फ माइनस आई की वजह से हुआ है। लेकिन यहां पे चार्ज डेवलपमेंट माइनस आई के साथ साथ माइनस एम दोनों की वजह से, तो इस वजह से इसका डाइपोल हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q इंक्रीज हो गया ड्यू टू बोथ फैक्टर्स, माइनस आई एज वेल एज माइनस एम। समझते जाना सारे एग्जांपल्स। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहां देखो, यहां अगर हम देखें तो जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है? क्लोरीन माइनस आई। अब हेलोजन के बारे में एक बात अभी डिस्कस की है, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेंट होता है
और प्लस एम डोमिनेट नहीं होता। अब बेंजीन में जब ये हेलोजन लगेगा तो इसका माइनस आई लगेगा एज वेल एज प्लस एम लगेगा, ठीक है। लेकिन डोमिनेट क्या करता है, तो यू कैन से डोमिनेट करता है माइनस आई। अब देखो इधर माइनस आई है, इधर भी माइनस आई है, लेकिन इधर थोड़ा सा वापस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस एम की वजह से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, सेकंड में। तो व्हाट यू कैन से कि इन दिस केस साइक्लोक्लोरोहेक्सेन मतलब क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। समझ रहे हो क्यों? माइनस आई ठीक है, लेकिन इधर एक है ऊपर की तरफ माइनस आई और एक है नीचे की तरफ प्लस एम, तो दो फैक्टर अपोज कर रहे हैं, तो नेट फैक्टर ये विन कर जाए। और समझते हैं ये वाला एग्जांपल देखो, यहां पे NH2 क्या शो कर रहा है, प्लस एम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ध्यान से देखना। और क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई, यानी माइनस आई की वजह से, ठीक है, माइनस आई की वजह से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपवर्ड। अब इधर हम बात करें तो इधर क्या है, माइनस आई भी ऊपर की तरफ है और माइनस एम भी ऊपर की तरफ है, तो डेफिनेटली यहां चार्ज जो प्लस माइनस का होगा डिफरेंस ज्यादा आएगा। और जितना ज्यादा क्यू होगा, हमें पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू डी। अगर Q बढ़ रहा है तो डेफिनेटली डाइपोल बढ़ेगा। तो इन दिस केस नाइट्रोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट एनिलीन से ज्यादा होगा, मींस नाइट्रोबेंजीन इज मोर पोलर देन एनिलीन। अब ये समझते हैं CH3 एंड Cl। तो देखो इधर CH3 क्या शो कर रहे हैं, प्लस आई, और इधर क्लोरीन क्या शो कर रहे हैं, माइनस आई, राइट। अब क्लोरीन का माइनस आई डोमिनेंट है, ये शो क्या कर रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये क्या शो कर रहा है, प्लस एम। तो अब यहां पर क्या हुआ, इधर इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है और यहां पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इसको घुमाया मैंने, ये फिर तुम्हारी तरफ लिया है, ओके। फिर कोशिश करता हूं घुमाने की, ऐसे ये तुम्हारी तरफ आ गया बाहर की तरफ, ये फिर बाहर और ये पीछे की तरफ। आई गेस विजुअलाइज हो गया होगा। मैं ये विजुअलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझ आए। अब नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ठीक है, तो यू कैन से इससे नेक्स्ट पार्ट है कि आपको बस यहां पे ये समझना है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है, यहां पे जो भी ग्रुप लगा होगा Y, उसके साथ उसका इंटरेक्शन किस तरीके से होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली, ठीक है। तो अब मेरे को जो सबसे सही लग रहा है वो ये वाला स्ट्रक्चर लग रहा है, तो इसको मैं उठा के यहां बना रहा हूं और मुझे लग रहा है कि यहां से आप इमेजिन इजीली कर लोगे, ठीक है। मान लेता हूं कि मैंने इधर एक ग्रुप लगाया COOH, C डबल बॉन्ड O और H, समथिंग लाइक दिस। अब देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी प्लेनर है। अब आप समझो, ध्यान से समझना, ये जो कार्बन है और ये जो इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये है, इसके साथ किसका इंटरेक्शन है, थोड़ा बहुत इस हाइड्रोजन से, बट फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, बिकॉज रेजोनेंस अभी डोमिनेट कर रहा है। रेजोनेंस से मिलने वाली स्टेबिलिटी ये स्टीरिक रिपल्शन वाली स्टेबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, राइट। लेकिन अगर यही ग्रुप बल्की हो जाए तो इंपैक्ट आ जाता है। तो क्या होगा, इंपैक्ट आ जाएगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, यहां पर अगर हम देखें पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर है, पूरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, प्लेनर है। और यहां पर किसी भी वजह से अगर ये स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर हो गया, जैसे ये p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, सबसे पहले आप रेजोनेंस को समझो कि यहाँ रेजोनेंस होएगा कैसे, अगर कभी होगा तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो है ओवरलैप कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। अब इसके चांसेस इससे ओवरलैप करने के बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझना। ये पैरेलल प्लेनर है, सब sp2 है, 6 बेंजीन के कार्बन और प्लस ये भी क्या है, sp2। तो इस वजह से ये सब रेजोनेंस कर सकते हैं।
यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला ग्रुप भी क्या करेगा, रेजोनेंस कर सकता है बेंजीन के इस वाले ग्रुप के साथ। देखो आपको क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं मैं, अब आपको समझाता हूं कि जब ग्रुप बल्की होगा तो क्या होगा। लेट्स से यहां पर हमने कोई बल्की ग्रुप लगा दिया और वो जो बल्की ग्रुप था वो था नाइट्रो। अब इस बल्की ग्रुप की वजह से क्या होगा, इसको रिपल्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? रिपल्शन। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, ये जो प्लेनर ग्रुप है ये थोड़ा सा रोटेट हो गए थोड़े से। लेकिन अगर इधर एक और बल्की ग्रुप लगा दिया तो उसकी वजह से और रिपल्शन मिलेगी। अब रिपल्शन का लेवल वो हो गया है कि रेजोनेंस से मिलने वाली स्टेबिलिटी से का फायदा नहीं हो रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये मूव कर देगा। राइट, यहां पे क्या हो जाएगा, ये मूव कर देगा। सेम वे ऐसे ही अगर यहां पे मैं कोई और ग्रुप लगा देता हूं, लेट्स से NH2, ठीक है, अब इसको इतनी रिपल्शन नहीं मिल रही है। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो ग्रुप है इसका इंटरेक्शन इन छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम से जो है नहीं हो पा रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन में है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो है ये जो साइड में 120 डिग्री पे हाइड्रोजन आ रहे हैं ये है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई बल्की ग्रुप आ जाए, लेट्स से एनी बल्की ग्रुप इज हियर, ठीक है, अब जैसे ही बल्की ग्रुप आ गया इनका इंटरेक्शन चालू हो गया। अब रेजोनेंस से मिलने वाली स्टेबिलिटी से ज्यादा एनर्जी बढ़ रही है इस रिपल्शन से। अब आप समझना रेजोनेंस के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है। रेजोनेंस के लिए नेसेसरी कंडीशन है, ध्यान से सुनना, ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है और ये जो p ऑर्बिटल है ये होने चाहिए पैरेलल, जो कि है। लेकिन नाइट्रो ग्रुप के बल्कीनेस की वजह से मिथाइल ग्रुप को मिलती है रिपल्शन। अभी ये ऐसे हैं, अब रिपल्शन की वजह से वो घूम के हो गया ऐसे, जो नाइट्रो ग्रुप है वो ऐसे घूम के हो गया, यानी कि मिथाइल, हाँ मिथाइल ऊपर की तरफ और एक मिथाइल नीचे। अब अगर ऐसे होगा तो थंब देख लो मेरा, तो ये जो थंब है ये मान लो कि ये बेंजीन पे ये दो ग्रुप है, तो ये रिपेल करेंगे लाइक दिस, ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाए तो ये थंब और ये थंब के बीच में रिपल्शन नहीं होगी, या समझ लो अगर ये ऐसे हो जाए, अब इसकी और इसकी रिपल्शन नहीं होगी क्योंकि 90 डिग्री पे आ गए, तो यहां पर ऐसे ही रिपल्शन मिलेगी और इस रिपल्शन को की वजह से ये 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। और जब ये 90 डिग्री पे रोटेट करेगा तो अब ये स्ट्रक्चर देखना जरा कैसा हो जाएगा। अब यहां पे मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को घुमा देता हूं, ठीक है, लेट्स रोटेट इट, इसको घुमाते हैं और घुमाना क्या, लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये घूम गया। अब जो घूम गया बोर्ड पे देखना ध्यान से, ये है N, अब एक CH3 तुम्हारी तरफ आएगा, देखो ध्यान से सुनना, ये नाइट्रो बोर्ड पे है और अब CH3 जो है, मतलब अगर ये ऐसे है तो अब एक CH3 ऊपर हो गया और एक CH3 नीचे हो गया, ठीक है। तो ये वाला मैं बना देता हूं नीचे और ये बना देता हूं ऊपर, या फिर अच्छा देखो जब बोर्ड पे ये ऐसे है तो इन दोनों को बोर्ड के प्लेन पे बना देते हैं, ठीक है, दिस इज ऑन द बोर्ड प्लेन। क्लियर है चीज? अब देखो ध्यान से सुनो, यहां पर तो क्या था कि ये ग्रुप आगे की तरफ आ रहा था और ये ग्रुप जा रहा था पीछे की तरफ, ऐसे ये आगे की तरफ नाइट्रो आ रहा था जिनका आपस में इंटरेक्शन हो रहा था, इधर ये पीछे की तरफ नाइट्रो जा रहा था, ये मिथाइल जा रहा था, इनका इंटरेक्शन हो रहा था। लेकिन इस रिपल्शन की वजह से वो घूम के ऐसे हो गया, तो अब ये बॉन्ड ऐसे हो गया, एक CH3 ऊपर एक नीचे। अब इधर नाइट्रो एक आगे की तरफ है और एक पीछे की तरफ है, जिसकी वजह से इनमें इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा। और इसकी वजह से एक और चेंज आया, ये जो p ऑर्बिटल इसके पैरेलल था, ये जो p ऑर्बिटल इसके पैरेलल था, ये अब इसके परपेंडिकुलर हो गए।
क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर। तो ऐसे समझो ये लाइन अगर ऐसे है, कैसे ड्रॉ करूं जो दिखे अलग से, अगर ये लाइन इस तरीके से है, बोर्ड पे दिख रही है क्या ये लाइन, नहीं, वाइट ड्रॉ करता हूं। अगर ये लाइन ऐसे है इस तरीके से, तो आप मान के चलिए ये लाइन ऐसे है परपेंडिकुलर। अब क्या इनके बीच में वो हो सकता है, जैसे एक ऑर्बिटल ऐसे है और एक ऐसे है, तो पीपी इंटरेक्शन होगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, रेजोनेंस। लेकिन एक ऑर्बिटल ऐसे और एक ऐसे है, अब क्या इंटरेक्शन हो सकता है, अब नहीं हो सकता। यानी कि ये जो बल्की ग्रुप था, इस बल्की ग्रुप ने क्या किया, रिपेल किया अदर बल्की ग्रुप, दूसरे बल्की ग्रुप को, ठीक है। और उस बल्की ग्रुप को रिपेल करके क्या, रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, जो p ऑर्बिटल था वो पैरेलल से परपेंडिकुलर हो गया, कॉज चेंज इन प्लेन ऑफ पैरेलल p ऑर्बिटल, जिसकी वजह से पैरेलल p ऑर्बिटल में चेंज आ गया, ठीक है। और अब रेजोनेंस नहीं होगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज, इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सर इफेक्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम इसको, सर इफेक्ट। तो आई गेस आपको समझ आया कि अगर ये ग्रुप क्या होंगे, बल्कि होंगे तभी, अगर ये भी हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था तब तक परेशानी नहीं थी। अगर ये भी हाइड्रोजन था और ये भी हाइड्रोजन था, परेशानी नहीं थी। परेशानी कब थी, जब ये भी बल्कि हो गया और ये भी बल्कि हो गया। यानी कि हमें ये देखना है कि व्हेन SIR इज एप्लीकेबल, जो SIR इफेक्ट है, स्टेरिक इनहिबिशन, वो एप्लीकेबल कब है, तो सबसे पहली बात ये एप्लीकेबल है व्हेन टू बल्की ग्रुप्स आर एट ऑर्थो पोजीशन टू ईच अदर, जब दो बल्की ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे होंगे, व्हेन टू बल्की ग्रुप्स आर एट ऑर्थो पोजीशन। अब ये जो बल्की ग्रुप होंगे कैसे होंगे, देखो बहुत ही क्लियर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर से आइडिया लगाते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि प्लेनर हो और बल्की हो, मतलब मुझे तो समझ आ गया, नाइट्रो हो और डाइमिथाइल, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि बेंजीन है, इस पे दो बल्की ग्रुप लगे हुए हैं Y एंड Z। तो व्हेन टू बल्की ग्रुप्स Y एंड Z आर एट ऑर्थो पोजीशन टू ईच अदर एंड Y एंड Z कैन बी, अब ये जो Y और Z है ये कोई भी ग्रुप, दोनों वही होने चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे वो होना चाहिए Y एंड Z कैन बी, यू कैन से, पहले तो यही लिख लेते हैं NME2 एंड नाइट्रो, ठीक है। अब ऐसे ही और कौन सा बल्की ग्रुप है, मतलब एंड नहीं लिखना चाहिए, ऐसा लिखना चाहिए A ये होगा तो B ये होगा एंड वाइस वर्सा। अब अगर C सल्फोनिक एसिड है SO3H, तो ये हो या ये हो एक ही बात है, ये दोनों लगातार हो या ये दोनों लगातार हो, SIR इफेक्ट लगेगा। फिर सेम वे अगर हमारे पास C के साथ ट्राई मिथाइल ग्रुप लग जाए और ये इनमें से किसी के साथ होगा तो SIR इफेक्ट लगे। क्वेश्चन डिस्कस करें कि दिस इज NME एक ग्रुप ये है और इस पे ऐड किया हमने नाइट्रो और नाइट्रो। ऐसे मैं क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा बट अभी इसे डिस्कस कर लेते हैं। मेटा पे जब कोई ग्रुप लगा होता है तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे ये शो कर रहा है 2 माइनस आई इफेक्ट। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बट आपको थ्योरी पे पूरा कमांड होना चाहिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना कि ये थोड़ा सा मुझे डाउट आया या ये क्लैरिटी नहीं आई। वैसे मैंने कोशिश किया है कि 3D में आपको समझ आए पूरा। अब ऐसे ही यहां पे भी ये ग्रुप कनेक्टेड है और इधर भी नाइट्रो, लेकिन जब नाइट्रो ऑर्थो ग्रुप पे लगते हैं
तो क्या शो करते हैं, माइनस आर। यहां पे 2 माइनस आर इफेक्ट। इस हिसाब से ये लेस बेसिक होना चाहिए, बट ये मोर बेसिक है। वाई? क्योंकि ये इसको रिपेल करता है, ये इसको, जिसकी वजह से इसका लोन पेयर पैरेलल की बजाय परपेंडिकुलर हो जाता है रिपल्शन मिलने की वजह से, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और पूरा का पूरा लोन पेयर इसी के पास रहता है। दैट्स व्हाई इट इज मोर बेसिक। इसलिए क्या होता है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। सो स्टूडेंट्स, हमने सभी फंडामेंटल्स कवर किए हैं, रेजोनेंस, देन उसके बाद उसके इफेक्ट्स, देन प्लस एम माइनस एम, क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस, एंड देन SIR इफेक्ट। अब इसके बाद लेवल अप सीरीज में क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बट सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन हेल्पफुल नहीं होगा, इसलिए अगर आप कहीं पे ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे हैं तो वहां पे थ्योरी ढंग से पढ़ लें 2-3 बार, नहीं तो जो क्वेश्चन गलत करते आए हैं वो गलत ही होंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।